Hello and welcome to your channel श्रद्धा आईएएस। दोस्तों, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अचानक से रुक सा गया था। दोस्तों, ये पार्ट 2 में मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 में थे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3 में 83। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस दोस्तों इटली के थे। ठीक है दोस्त, इटली के कोलंबस थे। और ये मैगलन मैगलन ना पुर्तगाल के थे दोस्त। तो डी का वन, जब डी का वन एक भी अगर पत्ता होता है ना दोस्त, तो मोटा मोटी आंसर निकल के आ जाता है। सर फ्रांसिस ड्रेक ये थे किंग, यूनाइटेड किंगडम के। नाम में फ्रांसिस है लेकिन इसका मतलब नहीं कि फ्रांस से है। ठीक है, ये नाम है जैक्स कार्टियर, ये फ्रांसीसी नेम है। ठीक है, तो ये फ्रांस के थे। अब देखो यार, यूएई के रियासती राज। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो बहुत सारा दिया हुआ है कि उनके 7 राज्य होते हैं, 7 राज्य में बटा हुआ है यूएई। ठीक है, देखो इसमें कैसे, देखो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अजमान है, अल क्वैन, फुरजाह, रास अल खमैह। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो यहाँ से मैं, देखो फिर दुबई है, शारजाह है, अजमान है, जेद्दा है, कुवैत। देखो यार, कुवैत एक अलग कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, उम अल क्वैन, उम अल क्वैन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, फुरजा यहाँ भी है, फुरजा यहाँ भी है। रास अल खमा, रास अल खमा, मतलब ये सब कॉमन नाम है, मतलब ये हो सकता है इसके रियासती नाम है। देखो रियाद, यहाँ भी पकड़ाया है ना, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ भी देखो शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुरजा, यहाँ देखो दुबई, फिर देखो बहरीन, या फिर कुवैत। ये सब दूसरे जगह पे, दूसरे देश का नाम है। ठीक ना, तो इसका आंसर इसलिए 1 हो गया। आप इसको देख के ही छाटो, ये कॉमन नाम देखो, यहाँ कुवैत आ गया, यहाँ भी कुवैत, तो ये सब इसी गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से निकलती है? ये थोड़ा सा ना बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे सवाल जो होगा ना, तो जो टेढ़ा कुबड़ जो नाम होता है ना, थोड़ा सा वही आंसर होता है दोस्त। लेकिन देखना, ये देखिएगा आप, इसमें इसमें 2-3 नाम ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, जो थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा जैसा नाम है। और मांझी। ठीक है ना, आपको लगेगा कि ऐसा गांव का नाम हो सकता है। मंदार है तो कि नाम नाम है बांका का, ये बांका का जगह है, मंदार हिल्स है ना वहाँ पे। तो ये तो होगा ही नहीं ना, तो ये तो देखो हे हल है ना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उठपटांग नाम, नगरी। तो इसमें आदमी क्या ही मारेगा, अंदाज पे कुछ भी मार देगा, है ना। आंसर इसका नगरी है। नहीं, कभी कभी ना एक ही नाम थोड़ा सा अलग सा रहेगा, छोटा रहेगा, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा थोड़ा हट के रहेगा, तो वही आंसर होता है। जनरली मैंने देखा है, और मैंने अटेम्प्ट भी किया और सही भी हुआ है सर। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? भाई वाल्मीकि टाइगर, दुधवा तो उत्तर प्रदेश में है ना, भीम बांध भी बिहार में है, मुंगेर में है। ठीक है, 1 और 4। ठीक है दोस्त, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में जनरली जब ऐसे बड़े सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, तो यूपीएससी जब ऐसा लंबा लंबा सवाल पूछता है ना, तो सारा ऑप्शन सही होता है, सारा ऑप्शन सही होता है। क्योंकि वो सारा जो है ना ऑप्शन, तब पूरा फुल इंफॉर्मेशन देता है, तो कुछ गलत नहीं। गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जी माना जाता है। ठीक, लुप्त प्राय है, इंडेंजर स्पेसीज को शायद बोलते होंगे। इंडेंजर्ड है ना, उसी को लुप्त प्राय संकटग्रस्त दोनों बोलते हैं। इसमें कोई इनमें 2 नेत्र नहीं होता, आंख नहीं होता इनके पास। ठीक है, तो इसे प्रभावी रूप से ये अंधा ही होते हैं।
ये डॉल्फिन, ठीक है। इको लोकेशन, फिर ये चलते कैसे, इको लोकेशन का उपयोग करके ये आगे बढ़ते हैं और शिकार मतलब ना वो इको छोड़ते हैं और फिर उसको टकराता है वस्तु से, फिर ये वापस आता है, उसको ये इसमें सिग्नल लगा रहता है, एंटीना लगा रहता है, वो इसको रिसीव करता है, फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते हैं वो, ठीक। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भाई, इसको गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है ना। तो ये सारा ऑप्शन सही है दोस्त, ठीक है। 88 पर गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? वही गंडक नहीं है, दोनों दो नदी है, ताकि वही गंडक नदी जो पहले वाला गंडक पुराना गंडक था। इसको नारायणी बोलते हैं या शालिग्रामी बोलते हैं, ये सबको पता है, नहीं पता है तो बेसिक बुक्स पढ़िए बिहार का, जैसे कि इम्तियाज अहमद की बुक्स पढ़िए। तो ताकि बिहार का जो सवाल होता है ना, बिहार स्पेशल का, वो भी 10 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो आपको इम्तियाज अहमद का बुक्स पढ़ना होगा। 1 मिनट दोस्त, बस हो जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना पाया जाता है भाई जमुई में, ठीक है। त्रिवेणी नहर, ठीक है, गंडक नदी पर है, सही है। और देखो मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, घाना तट पर घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप, प्लेसर का जवाब मतलब ना निक्षेप पाया जाता है ना। और घाना तट पे, और इधर ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। अब उसका ये है, कथन है ना, ये सही कथन है, ठीक है। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, हाँ। किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे, रीजन भी सही है, ठीक है। वो इसी का प्रूफ है दोस्त, है ना। जैसे ब्राजील, ब्राजील तट हो गया कहाँ, ऐसे इधर इधर हुआ ब्राजील तट, है ना, ये ब्राजील तट हुआ। और इधर हो जाता है अफ्रीका का, अफ्रीका का घाना तट, ठीक है। जो भी हो मतलब, तो ये दोनों अंत एक समय में ना जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। मैप जब देखिएगा तो दोनों एक जिक्सा फिट में बैठ जाते हैं दोनों, तो मतलब ये दोनों एक समय में किसी भी पीरियड में, है ना, दोनों एक ही साथ थे। और फिर बाद में जो वो पढ़े हम लोग प्लेट विवर्तनिकी या महाद्वीपीय विस्थापन, ये जो थ्योरी था उसके कारण क्या हुआ, ये सब अलग हो गए, महाद्वीप अलग हो गए, मतलब ब्राजील अलग चला गया, ब्राजील चला गया किसमें, कौन से इलाका में पड़ गया, साउथ अमेरिका में चला गया ब्राजील, और ये अफ्रीका में रह गया, घाना तट। दोनों पहले जोड़ा हुआ था, इसलिए दोनों में पहले सोना पाया जाता था, फिर अलग हुआ। तो यहाँ पर क्या है, सोने का जमाव पाया जाता है घाना तट पे, और ब्राजील में वो सीरा है उसका, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जा रहा है सोना, और इसका निक्षेप इधर पाया जाता था, मतलब फिर बाद में क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यही प्रूफ करता है कि ये जो किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए थे, यही प्रूफ निकल के आता है। ज्योग्राफी के सवाल है ये, इसका दोनों सही है और दूसरे का मतलब व्याख्या भी सही कर रहा है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी हुई है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। देखो, धारवाड़, धारवाड़ में ना धातु पाया जाता है, ठीक है, धातु पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो धारवाड़ है, ये आर्कियन समूह, जो आर्कियन समूह था ना, सबसे पुराना जो शैल का समूह है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत में देखोगे तो सबसे जो निचली जो चट्टान होता है, आधारिक, जो नीचे वाला चट्टान है आधारिक चट्टान, वो ना, वो आर्कियन युग का माना जाता है, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट नीस और सिस्ट से बना हुआ है, ठीक है। और धारवाड़ इसी पर जो थोड़ा बहुत जो है ना, कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद जो थोड़ा थोड़ा, है ना, ज़्यादा ताप मिला, दाब मिला, है ना, वर्षा इस सब के कारण थोड़ा सा ना इसमें क्या हुआ,
इसमें थोड़ा सा डिग्रेड हुआ, उसका मतलब अपरदन हुआ। तो आर्कियन चट्टान का के उससे जो डिग्रेड होता है, अपक्षय बनता है, निक्षेपण होता है उससे, उसी से बनता है धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। तो देखो क्या है, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का ही हिस्सा है। समझ गए ना, धारवाड़, धारवाड़ को ही मतलब आर्कियन रॉक सिस्टम का ही ये हिस्सा माना जाता है। सबसे पुराना आर्कियन, फिर धारवाड़ है ना, फिर है सीसे-कुटप्पा है, फिर विंध्यन है ना, फिर गोंडवाना है, फिर डी से दक्कन है। ये है क्रम रॉक का। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे क्लास में। अब देखो ये है विंध्यन। ठीक है, विंध्यन क्या हो गया, पहले ही पढ़ लो यार। दो, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी किसको बोलते हैं, चतुर्थक। चतुर्थ जो क्वाटरनरी मतलब चतुर्थ काल होता है ना। चतुर्थ काल, चतुर्थ काल में बना था मैदान। ठीक है, याद रखना, मैदान बना था। तो ये क्या हुआ, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है मैदान। तो सी का हो गया वन, सी का हो गया वन, कहाँ कहाँ सी का है वन। ए का हो गया, ए का हो गया थ्री, ए का तो थ्री है ना, तो आंसर तो मिल निकल ही गया, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो तृतीयक चट्टान, तृतीयक में क्या हुआ था, तृतीयक में ही बना था, तृतीयक में क्या है, हिमालय, हिमालय बना था तृतीयक पीरियड में। टर्शियरी अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। चतुर्थ हो गया क्वार्टर, क्वार्टर से चतुर्थ बनता है क्वाटरनरी। तृतीयक में हो गया हिमालय, हिमालय कहाँ है, बिहार में हिमालय है। बिहार में बताना, बता रहा है ना, बिहार की भौगोलिक संरचना से पूछ रहा है। तो बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में है ना, हिमालय का एक भाग पाया जाता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, इसको बोलते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। तो ये इससे मिल गया है ना। और फिर विंध्यन, विंध्यन जो रॉक है भाई बिहार में, मान लेते हैं ये बिहार है ना, निचला निचला भाग है ना। तो ये जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, डोलामाइट, कॉटाज सैल, ये सब मिलता है। ये कौन सा भाग में पड़ता है, ये सबसे नीचे भाग में। ठीक है, जैसे यहाँ बिहार को बना देता हूँ मैप। ये ठीक है, सॉरी, समझे। तो ओहो, ये यहाँ पाया जाता है विंध्यन, ये विंध्यन हो गया। इधर पाया जाएगा धारवाड़, धारवाड़ में कौन कौन आता है, जमुई, बांका, मुंगेर, ये वाला ये रीजन आ गया, धारवाड़ क्षेत्र आ जाता है। ये हो गया विंध्यन क्षेत्र, यहाँ पे चूना पत्थर, बालू पत्थर, समझे। यहाँ यहाँ पे ये विंध्यन क्षेत्र का, कि विंध्य पर्वतमाला इधर सोन नदी के बाएं साइड में ये मतलब गुजरती है, आ जाती है विंध्यन। ठीक है, जिसको बाद में उत्तर प्रदेश में वो विंध्याचल रेंज पाया जाता है, यही मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर उसका बढ़ते हुए पूर्वी हिस्सा यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण में, इधर पड़ता है शिवालिक रेंज, समझ गए। और ये हो गया जो मैदान है, ये हिमालय नदियों से निक्षेप से जम के बना है, यही है मैदान। 43% बिहार का हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। ये चतुर्थ पीरियड में बना है, समझ गए ना दोस्त। हम्म, आगे बढ़ जाता हूँ स्पीड में। चलो, 93, ये देखो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, मतलब जैव विविधता से समृद्ध होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु एकदम बहुत अत्यधिक मात्रा में है ना, वो पाए जाएंगे वहां पर। और भी, और पूरा डिटेल एग्जाम्पल दे रहा है। पहले यूपीएससी में इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, जिसमें ज्वार नदमुख, मतलब ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है, बताता हूँ क्या।
देखो जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भीतियां, नमक दलदल, मैंग्रोव, है ना, के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। अब देखो कई लोग ना देखते ही दो जगह सबसे देखो यहाँ पर सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब सारा चीज पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव पाया जाएगा, समुद्र तट पाया जाएगा, है ना। जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध ये क्षेत्र है। लेकिन पता है दोस्तों, इसका उत्तर ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा। पता है इसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बताओ कैसे। यहाँ पर वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मतलब अंतर वाला चीज है, वो है ज्वार नदमुख। ये सुंदरबन है ना भाई, सुंदरबन बनाता है डेल्टा। ठीक है, ये है डेल्टा, मतलब नदियां जो आती है, जब वो अब जब वो अब मतलब गंगा सागर या फिर समझो कि जब बंगाल की खाड़ी में जब गिरने लगती है, तो गिरने से पहले यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा जमाव होता है, अपने जो जितने जो तलछट लेकर आती है भर रास्ता, हिमालय नदियाँ अपने साथ वो लाकर जब यहाँ पर जमा करती है ना, तो यहाँ से वो कई कई धारे में विभक्त हो जाती है, नदियाँ बहुत धारे में बहने लगती है। तो इसलिए इसको, तो ये इसी को बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। तो जो जितनी भी पूर्ववर्ती नदियां हैं ना और हिमालयी नदियां हैं, वो बनाती है डेल्टा। ठीक है, और जितनी भी पश्चिम वाहिनी नदियां, खास करके पश्चिम वाहिनी नदियां वही है जो मतलब प्रायद्वीपीय नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, समझ रहे हो ना, वो बनाती है ज्वार नदमुख। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ, ये स्पेशल फीचर है। ठीक है, वो बनाती है ज्वार नदमुख, क्योंकि ना इधर क्या है, जैसे ये लोग रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा वैली। ठीक है, और भी नदियां हैं, तापी है, नर्मदा है, ये सब रिफ्ट वैली से बहती है। और इधर मतलब पत्थर पाया जाता है, तो पत्थर इतना ज्यादा हजारों सालों वर्षों से नदियां लगातार बह रही है, बहते बहते ये अपर्दन करते करते इतना हो गया ना कि अब गाद ज्यादा अपने साथ गाद का लोड लेके नहीं चलती है। हिमालय नदियाँ मतलब हर हर ढंग के रास्ते से गुजरती है, मिट्टी उट्टी पूरा बालू उलू सब छाट अपने साथ गाद का बहुत बड़ा लोड लेके आती है, और वो लोड यहाँ पर डेल्टा के रूप में जमा कर देती है। डेल्टा यही त्रिभुजाकार आकार का होता है, समझे। तो इसलिए डेल्टा होता है, इसलिए ये सुंदरबन इसलिए होगा, सुंदरबन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। और ज्वार नदमुख बनाएगा कौन? यही मन्नार की खाड़ी, क्योंकि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और सॉरी तमिलनाडु में पड़ता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अब मन्नार की खाड़ी यहाँ पड़ेगा दोस्त, ये श्रीलंका इधर पड़ता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, आंसर इसका वही होगा। अब देखो नंदा देवी किधर है? नंदा देवी ऊपर हिमालय के पास है, उधर समुद्र कहाँ से आएगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु कर्नाटक ये सब की सीमा पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर भी कहाँ से आएगा? समुद्र और वो ये सब, समझ रहे हो ना। तो दक्षिण भारत की नदियां ज्वारनदमुख बनाती है, और उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है। तो यही स्पेसिफिक अंतर था, ज्वार नदमुख से पकड़ लेगा, और भी अंतर होगा लेकिन ज्वार नदमुख से सीधे पता चल जाता है। फिर देखो यहाँ पर है ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित जो भूटान है ना, स्थानीय समय, उसका स्थानीय समय निर्धारित करने को कह रहा है। अब ग्रीन बीच पर बचा है अभी 12। ठीक है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो नियम यही है दोस्त कि 1 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री है ना, यहाँ से वो यहाँ से तो हम जोड़ रहे हैं ताकि ये दो ग्रीन बीच पर ही क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन बीच पर भी 12 बजा है। ठीक है ना, तुम इतना जान लो, 1 डिग्री, अभी तुम यहाँ खड़ा हो, मान लो जहाँ भी खड़ा हो उससे अगर तुम 1 डिग्री अगर बढ़ गए, 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर होता है, मिनट का अंतर आएगा। कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री पूरा बढ़ गया, तो 90 गुना 4 कर दो, कितना आया? 360 मिनट। 360 मिनट को बनाओ घंटा में, बटा 60 कर दो, खच खच 6 6 36, तो 6 आवर। ठीक है, तो 12 बजा था, इसके इससे 6 घंटा और एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितना बचेगा?
12 बजे दोपहर था, उससे 6 घंटा आगे कितना बजेगा? सुबह होगा नहीं ना, आज शाम हो जाएगा। यही आंसर है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, एकदम गलत। धातु पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाया जाएगा अवसादी चट्टान में। समझ रहे हो ना? इसको तुम बोल सकते हो इसमें, मतलब तृतीया के बारे में बोल सकते हो। प्राकृतिक गैस पाया जाएगा जहाँ पर मतलब ना अवसादी चट्टान होता है। नदी उदी के द्वारा जो लाया निक्षेप निक्षेप लाया गया, उसमें जो जैसे है ना, ये कोयला वोयला पेड़ पौधा ये सब जो अंदर दब जाते हैं, तो दबने के बाद बहुत सारे सालों के बाद वही सब कोयला और पेट्रोलियम ये सब बनाते हैं, गैस बनाते हैं। तो इसका वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, है ना? जैसे बॉम्बे बेसिन है ना, बॉम्बे बॉम्बे हाई, नाम सुना होगा, बॉम्बे हाई, डिगबोई, यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाया जाता है। वो तो उधर धारवाड़ है। धारवाड़ कहाँ है? धारवाड़ जगह है कर्नाटक का कोई एक मेन जगह है, वहीं पर पहली बार ये चट्टान मिला था, इसलिए उस चट्टान को धारवाड़ चट्टान कहा गया है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। हाँ भाई, अब्रक कोडरमा में ही पाया जाएगा, ठीक है। देखो, कुडप्पा श्रृंखला में हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। पन्ना पन्ना के खदान है, और भी है। हम्म, पन्ना तो है ही हीरा के लिए। गोलकुंडा में हीरा की खान है ना, गोलकुंडा में। तो कुडप्पा श्रृंखला में नहीं आता है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी में कहाँ पेट्रोलियम पेट्रोलियम भंडार बोले ही, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक ये सब पहाड़ी में नहीं पाया जाएगा। ये अवसाद मानो जो भूमि के नीचे अगर कुछ माने कि जीवाश्म अगर चला जाता है, मतलब पेड़ पौधा ये सब अंदर दबे बहुत दिनों तक दबा रह जाएगा, है ना? तो ये ज़्यादातर जैसे समुद्र के मतलब किनारे पर में पाया जा सकता है, समुद्र के अंदर पाया जा सकता है, लेकिन मतलब पहाड़ पर थोड़ी ना पाया जाएगा यार, पेट्रोलियम का भंडार। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर एक ही सही है, देखो, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। आगे बढ़ा दो। अब देखो ये हाउ मनी लैटिट्यूड्स, एक मिनट दिए कर हिंदी में जा। तो ग्लोब पर ये ग्लोब है ना, कह रहा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा, है ना, कितनी है? देखो, ये 0 डिग्री, ये भी एक अक्षांश रेखा है, समझ गया ना? अब इसको छोड़ दो पहले। ओहो, ठीक है। यहाँ यहाँ पर हुआ, देखो इधर इधर पूरा 1 1 डिग्री पर 90 लाइन जाएगा, ठीक है। 90 होता है, अंतिमा जो रेखा होता है माना 89 जाएगा। ऐसे ऐसे रेखा 89 और 90वां जो मतलब अक्षांश है वो एक पॉइंट होता है। तो मतलब इधर पूरा कितना है 89, और इधर कितना है पूरा, इधर भी पूरा दक्षिण में भी 89। 90वां क्या है वो एक पॉइंट है, तो वो रेखा नहीं है। पूछा रेखा कितनी है, समझ रहे हो ना, रेखा कितनी है? तो ये पॉइंट है, ये रेखा नहीं है। ये रेखा हो सकती है ना 89। तो ये पूरे 89 तक मतलब पूरे 90 डिग्री, यहाँ तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री पोल पर 90 डिग्री, लेकिन रेखा पूछा है। तो अक्षांश रेखा कितना, इधर 89 इधर 89 और एक इधर 0 डिग्री वाला, तो कितना हुआ 89 प्लस 89 1, दोनों 18 1 19, 8 8 16 1 17, 179। यही। देखो, ये कोसी मैदान की माध्य समुद्र स्तर से ऊंचाई कितना है? जो कोसी का मैदान है, कोसी का मैदान इधर पड़ता है, कटिहार पूर्णिया सहरसा, ये सब जो पूर्वी बिहार का पूर्वी क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र है ना, बिहार को मैप बनाए थे ना, तो ये इधर पूर्वी वाला गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी मान लेते हैं, तो इसका पूर्वी क्षेत्र इधर है। कोसी का मैदान है, कोसी का मैदान कह रहा है कि समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितना है? भाई 300 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 150 मीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। तुम अगर अगर किसी को लेना भी आंसर लेना भी होगा तो 30 मीटर बहुत हो जाएगा। ये हो सकता है, और यही आंसर दिया है तो यही होगा, ठीक है। इसमें लोग मतलब गेस ज़्यादा कर नहीं पाए थे। ठीक है, 97 98। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय जो कर्क कर्क रेखा होता है ना,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजर डिग्री सॉरी 23.5 डिग्री अक्षांश है, यही है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश। और भारतीय मानक कितना है? 82.5 डिग्री। समझे ना? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री माना जाता, 82.5 डिग्री, है ना? तो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? ठीक है, तो ये काटती है इस क्षेत्र में। ठीक, क्या नाम है? बाघेल खंड में एक दूसरे को काट देती है, यही आंसर है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, ये सीधे मैंने दिमाग भी है, लेकिन ये बाघेल खंड में रीजन में काटता है। बाघेल खंड के बारे में ज़्यादा जानना होगा तो आपको इधर पता करना पड़ेगा। बाघेल खंड इधर पड़ता है, इस साइड पूर्वी क्षेत्र में। बुंदेलखंड इधर है, मालवा। जब दक्कन का पठार पढ़ोगे ना, प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा में, हाँ, तो यहाँ है बाघे, इधर है मालवा, मालवा पठार। उसके बाद इधर हुआ बुंदेलखंड, और यहाँ पर है बाघेलखंड। ये तीनों इस सीध में ऐसे ही है। बाघेलखंड तो यहीं पर टकराता है, इसी रीजन में दोनों एक ही जगह मिलता है। उत्तराखंड कौन ये भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, वो लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। ज़्यादातर लोग ये पूछा था कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है ना? अल्मोड़ा होगा। एलिनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एकदम प्रशांत महासागर में। देखो यार, प्रशांत महासागर में ना, ये पेरू तट होता है, मतलब दक्षिण अमेरिका। जब देखो मानते ये ग्लोब ले लिया, तो यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर है, अरे हटाओ यार, हाँ, इधर हो गया प्रशांत महासागर में पेरू तट होता है। पेरू तट मतलब ये यहाँ, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। ये जो है ना, यहाँ पर ये है दक्षिण अमेरिका का फोटो हो गया, मैप हो गया। यहाँ पर है पेरू तट, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मान लो, ये ऑस्ट्रेलिया है। यही पेरू तट से ये ऑस्ट्रेलिया का तट के पास जो चलती है धारा, ठीक है, एल नीनो धारा है। ये गर्म धारा है। और देखो इसी कारण ना, मतलब हाँ, एल नीनो जब भी आएगा तो भारत का मानसून खराब हो जाता है। ठीक है, और कभी धारा ऐसे चल रहा है तो एल नीनो है, माल मतलब अभी समझाने तो बता रहा हूँ। और ये जब उलटता है तो इसको बोलते हैं ला नीना। ला नीना या एल नीनो तो ला नीना। ठीक है, ये दोनों, तो ये प्रशांत महासागर की ये हवा है। ला नीना जब आएगी तो मानसून अच्छा होगा, एल नीनो जब आएगा तो मानसून खराब होता है। फिलहाल कितना काफी है। अब देखो कॉलेजियम प्रणाली है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, है ना, जो जज का नियुक्ति होता है तो इन्हीं के थ्रू होता है, मतलब कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू ही होता है ना? ये मतलब कि न्यायालय ने खुद के लिए बनाया है ये प्रणाली। देखो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता, है ना, भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम, मतलब एक सीजेआई प्लस 4 अदर मेंबर, मतलब 4 वरिष्ठ, जो सबसे बड़े उसमें अपने मतलब उम्र में, या फिर हाँ, उम्र के हिसाब से ही, जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश अभी रहेंगे वो बनेंगे, इस कॉलेजियम का मेंबर बनते हैं। और यही मतलब सिफारिश करते हैं कि अब कि इस हाई कोर्ट में अगर उनको किसी मतलब किन्हीं का तबादला करना है या फिर नियुक्ति करना है ना, तो यही मतलब वो नाम का सिफारिश भेजते हैं, साइन करते हैं, मतलब सिफारिश की राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति उनको मुहर लगा देंगे और उनका फिर नियुक्ति हो जाता है। तो ये पहला पहला वाला सही है, ठीक है, कॉलेजियम। और ये जब कॉलेजियम प्रणाली, ये सही है। दूसरा, संसद ने विधि द्वारा नहीं कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था, नहीं, संसद ने नहीं, न्यायालय खुद ही अति किया था, अपने जजेज केस था, है ना?
सेकंड जजेस केस में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, तो ये तो सही ही है। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है भाई। कौन सही है? दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है। पहला सही है, मैंने ये भी सही है और ये भी सही है। और ये क्या है? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक, यह फर्स्ट जज मामले नहीं, सेकंड जज मामला 1993 में हुआ था। सेकंड जजेज, JUDGE, जजेज केस, केस मतलब था मामला, 1993 में हुआ था। और इसी में कॉलेजियम प्रणाली को पीएन भगवती ने चालू करवाया था। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर ये हो गया। एक और तीन, एक भी सही है ना, और दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। हाँ? तो सेकंड जजेज केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। वहीं से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत होती है। कॉलेजियम क्या करता है? जजों की नियुक्ति करता है। वही नाम नाम सिफारिश करता है, और मतलब लास्ट में राष्ट्रपति की मुहर से नियुक्ति हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में विचार करना। 42वें संविधान संशोधन में ना प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, जिसमें बोलते हैं हम भारत को लोग, लिखा हुआ है। तो उस प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सही है। दूसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। देखो यार, 8 मौलिक कर्तव्य तो है, ये नहीं है। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और 11वां वाला जो शिक्षा का दिया वो बहुत बाद में जोड़ा गया। तो इतना तो पहले याद रखो, 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य बना। चलो, फिर ये कह रहा है इसने निदेशक सिद्धांत, तो दूसरा गलत है ना, दूसरा गलत है। तो पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो ये भी गलत है, और ये, चलो यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो गले ये होने की संभावना है, इसको तो हटाइए। हम्म, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी 39A, 43A, ये तो सही है। लेकिन 47 वाला पहले से था, 42वां में क्यों जोड़ेगा? 42वां में वही सब जुड़ा है जिसमें ए लगा हुआ है, 39A, 43A, 47A बोल सकते हैं, 47 तो नहीं। ठीक है, 47 तो मूल वाला मैंने पहले से ही था अगले वाले तक, समझे? तो मतलब तीसरा भी गलत है। जब तीसरा गलत है तो ये 2 भी गलत, तीसरा गलत, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी देख लो। हाँ, तो जब इस गलत है तब तक मैटर खत्म हो, देखने की जरूरत ना है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? देखो, कोई समुदाय को कैसे घोषित करेगा कि ये अनुसूचित जनजाति है? तो ऑप्शन है आदिम लक्षणों के संकेत। देखो, उस व्यक्ति में, है ना, या उस समुदाय में आदिम लक्षण हो गए। आदिम लक्षण मतलब पुराने जमाने के जैसे आदि जनजाति लोग, जो आदिम जो लोग होते थे, उनके लक्षण उसमें होंगे, एकदम सही है। उनकी संस्कृति थोड़ी विशिष्ट होगी, एकदम अलग संस्कृति होगा हम लोग से, कि बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में उनको शर्म आएगी। देखो, आज भी जनजाति लोग, है ना, बढ़िया से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, वो अभी वन में ही, जंगल में रहते हैं, है ना। वो जो है शहरीकरण को और नए वैज्ञानिक तकनीक ये सब को, वो मतलब वो अपनाने में भी ना बहुत संकोच करते हैं, इससे भी मतलब अलग थलग रखे हुए हैं। और दूसरी बात पिछड़ापन है, भौगोलिक अलग रहते हैं ना उन, जैसे उनके लिए वो इनर लाइन परमिट ऐसा ऐसा मतलब बनाया गया है कि अपने आप को उनकी जनजातीय क्षेत्र में घोषित रहता है, कि उधर बाहर हम लोग को प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है, भौगोलिक अलगाव होता है, जैसे अंडमान का सोमपेन, ये सब जो जनजाति है, वहाँ पर तो मना ही किया गया कि जाके नहीं मिलना है। ये पर
कोई नाविक चला गया था, अमेरिका का टूरिस्ट था, तो उसको जान से मार दिया गया था, जान से मार दिए थे ये लोग। उनको लगा कि कोई आक्रमण करने आया है। तो मतलब उपयुक्त सब सही है भाई। ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सबको पता है। गला बैठ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया भाई? अनुच्छेद 17, सबको पता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार। भाई, न्यायाधीश की संख्या, कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या क्या होगी, वो निर्धारित करेगा राष्ट्रपति। समझ रहे हो ना? ये काम संसद का नहीं है। संसद और कुछ विधि ये वो बना सकती है ना, लेकिन वो संख्या क्या होगी? ठीक है। जैसे यहाँ भी कि राष्ट्र ये जो अनुसूचित जाति जनजाति है ना, कौन होंगे घोषित करेगा, तो घोषित करने का भी राष्ट्रपति के पास है पावर। राष्ट्रपति, समझ गए? आर्टिकल 216 में है ये शायद प्रावधान। प्रावधान अनुच्छेद 216 में साफ तौर पर लिखा गया है। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह की? तो पांचवी अनुसूची इन्हीं के लिए है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए है, जनजाति के लिए पांचवी अनुसूची। अनुसूची पढ़ोगे, अनुसूची 1 में राज्यों का संघ है, अनुसूची 2 में क्या है नागरिकता, अनुसूची 3 में क्या है शपथ है, अनुसूची 4 में क्या है राज्यसभा में सीटों की संख्या, अनुसूची 5 में क्या है यही अनुसूचित जनजाति के बारे में। इसी ढंग से देखो, किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है ना, वो था बेसिक स्ट्रक्चर, बोलते हैं मूल सिद्धांत। मतलब संसद सब चीज में संशोधन कर सकती है, संशोधन करके विधि बना सकते हैं, लेकिन संसद ना मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, इस पर रोक लगा दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। समझे? यही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है? भारतीय, जो मिलान करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये तो देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना था 1925 में बना था। ठीक है, 1925 में ही उसमें मतलब समाजवादियों का मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब इनका टाइम चल रहा था, तो भारतीय लोग भी उस समय मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। शायद एम एन रॉय इन लोगों ने मिल के स्थापना किया था। ठीक है। तो फिर देखो, ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बहुत बात का है ना। चलो, सबसे बात का कौन सा डेट है? 1998। डी का 2, डी का 2 यहाँ भी मिल गया। वो और बी का सी, बी का 3 है ना, यहाँ 3, यहाँ बी का 3 नहीं। हाँ, तो यही तो आंसर हो गया, निकल गया अपने आप से। ठीक है। अब बहुजन बहुजन समाज पार्टी 64 में है। ठीक है ना, 84 में। ये है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये 64 में बना था, और 84 में बना बहुजन समाज पार्टी, 84 में मायावती के द्वारा, बसपा। हाँ, किस आर्टिकल में है ना, के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है?
अध्यक्ष जानते हो ना, जैसे ओम बिरला थे। हाँ, तो ये अनुच्छेद 120(1) है, यही देता है इजाज़त। मतलब अध्यक्ष अनुच्छेद 120(1) के तहत बोलते हैं कि कोई भी जो मेंबर है, सदस्य है सदन का, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। मतलब किसी को मिथिला में बोलना है, मगही में बोलना है, तो बोल सकता है। देखो यार, यहाँ पर है वही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा, वो अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार कर रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसमें शामिल है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ठीक है, वो भी फॉरेन करेंसी एसेट है। तो वो भी मतलब हम्म, वो भी आ गया विदेशी मुद्रा भंडार में। सोना, सोना भी है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, विशेष आहरण, विशेष आहरण अधिकार SDR, ये भी है। और आरक्षित किस्त स्थिति, ये भी है। चारों है। ठीक है, ये चार ही होता है, ये याद रख लेना। तीन तो लोगों को याद ही होता है, लेकिन 1 2 3 मानना गलत हो जाएगा। ये भी है। चौथा, आरक्षित किस्त स्थिति। उत्पत्ति का नियम उत्पत्ति का नियम होता है, जैसे कि ना, जैसे आप दो देशों के बीच में, वो भी दो देश है, समझ गया ना। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया और हमारा इंडिया हो गया। इन दोनों ने क्या किया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, मुक्त व्यापार, है ना, समझौता किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब हम लोग, मतलब एकल बाजार बन गया, एक ही बाजार बन गया। मतलब यहाँ का, मतलब बीच में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैरिफ नहीं लगेगा सामान पे। मान लेते हैं 4 रुपया का, मान लेते हैं 5 रुपया का कोई बिस्किट इंडिया में जो मिल रहा है, तो इंडिया का बिस्किट है, तो अगर हमें उसको, मतलब हम फ्री ट्रेडिंग जिस देश से किए हुए हैं, वहाँ भी वही 5 ही रुपया में मिलेगा वो बिस्किट। ठीक है, मतलब बाजार एक ही एकल बाजार हो गया। इसे होता था कि अगर फ्री ट्रेड नहीं होता है तो लोग उस पर ना टैरिफ लगाते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के नियम, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय, हाँ तो ये बताना चाह रहा कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो उत्पत्ति का नियम इसलिए होता है ताकि ना, मान लेते हैं जो, जैसे दो देश में FTA हो गया, तो भाई यहाँ का जो माल है ना, मान लेते इंडिया का माल है, वही माल को यहाँ पे फ्री ट्रेड है, मतलब यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन का कोई सामान है, उसको यहाँ पर ही फ्री ट्रेड है, मतलब इंडिया में। ऐसा नहीं कि क्या बोलता है, यूरोपियन यूनियन क्या करे, अमेरिका से कोई सामान मंगा के और यहाँ पर इंडिया को भेज दे, या फिर इंडिया कहीं से, जापान से या सिंगापुर से वो सामान मंगा के इधर भेज दे, पहुंचा दे। तो इसीलिए वो बना गया भाई उत्पत्ति का नियम कि सामान वही देश का होना चाहिए जहां से फ्री ट्रेड हो चुका है, हुआ है। तो यही है, तो पहला भी सही है। ठीक है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करते हैं कि उसका राष्ट्रीय स्रोत क्या है। ठीक है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया था। व्यापार ही के लिए तो किया जाता है, ये उत्पत्ति का जोड़ने के लिए नहीं। ये आपने, ये उत्पत्ति का नियम है, ये इंडिया का सामान नहीं है, तो ये फ्री ट्रेड में नहीं होगा। इसे आप सिंगापुर से मंगाए हैं, तो है ना, तो उस पर टैरिफ लगेगा, और जो इंडिया का सामान है उस पर नहीं लगेगा। तो मतलब वही है। तो ये व्यापार सांख्यिकी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। देखो, किस पर टैक्स लगेगा और किस पर प्रतिबंध लगेगा, ये आयात के स्रोत पर, वही कहाँ से उसका उसका स्रोत कहाँ है आयात का। बाहर देश से मंगाया गया है तो उस पर कर लगेगा, या फिर उस पर कहेगा नहीं आप इसको नहीं ले जा सकते हैं, ये प्रतिबंध लग जाएगा। कुछ ऐसा सामान रहेगा जिस पर है नहीं, इस पर उसको मना किया गया है फ्री ट्रेड के तहत।
समझ रहे हो ना दोस्तों, प्रतिबंध से तो मतलब ये प्रयुक्त सब सही होगा इसमें। देखो भाई, शिशु मृत्यु दर, अब देखो अब आ गया है मतलब इकोनॉमिक सर्वे, सैंपल सर्वे से वो क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा हम्म, इसको मतलब समझाना थोड़ा सा। चलो समझ जाते हैं। देखो ये शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के बारे में जानना है। तो शिशु मृत्यु, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, ठीक है, उसी को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। लेकिन जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती, गलत है भाई। 1,000 होगा ना, 1,000 हो सकता है, लेकिन 10,000 तो नहीं है। 1,000 हो चाहे अब 1 लाख होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन 10,000 तो नहीं होता। तो ये तो गलत हो गया मैटर, पहला गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब 2, 3, 4, यहाँ 2, 3, 2, 3, 2, 3 तो है, 4 चेक कर लेते हैं। स्टार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन, उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। भाई इतना श्योर तो नहीं हो सकते, समझा, तो ये नहीं होगा। देखो दोस्त यहाँ पर ना थोड़ा सा देखो, बताया भी गया है केवल 2 और 3, ऐसे कभी ऑप्शन दी जाए ना तो मतलब हेल्प भी करता है कभी कभार। देखो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अब उत्तर प्रदेश में 2019 में क्या रहा होगा शिशु मृत्यु, इतना कोई किसी को थोड़ा ना एग्जैक्ट पता रहता है। हाँ ये परिभाषा आदमी को पता होता है कि भाई चाहे तो 1,000 होगा, मतलब 1,000 कहीं जनरली माना जाता है, तो है ना। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो ये सब मापते हैं, तो क्या है 1,000 पर नापते हैं ना। लेकिन मान लेते हैं शिशु मृत्यु दर अगर 1 लाख, 1 लाख पर माना जाए तो मान हो सकता है। मेरे को मान लिया एग्जैक्ट भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो 10,000 पर तो नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 भी सही हो सकता था, ना भी हो सकता, लेकिन देखो थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है, तो और देखो यही आंसर निकल के आता है। ये जो बताया है उत्तर प्रदेश, किसी को श्योर भी नहीं, पता भी नहीं है, तो ये देखो गलत है। और आंसर यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया से लिखा है, केवल 2 और 3। देखो यहाँ पर क्या है, केवल केवल, केवल 2 और 3, केवल केवल केवल, तो तीनों ऑप्शन में केवल है, समझे। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में केवल है, तो यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताया होता अच्छा, तो गेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। देखो मानव पूंजी निर्माण किसे कहेंगे, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय। अब व्यक्ति के द्वारा अधिक पूंजी संचय करेंगे उसको मानव पूंजी नहीं बोलते। मानव पूंजी का मतलब है वो भी मानव पूंजी कैसे है, वो भी व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो मानव पूंजी नहीं है, वो देश के काम उतना नहीं आएगा जितना एक कुशल व्यक्ति है ना, उसका उसमें कुछ ऐसा हुनर है ना। जैसे तो जैसे वो उत्पादन को हुनर है तो वो उत्पादन को बढ़ा देगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो ये क्या है, वो मानव पूंजी है, वो कैपिटल है। ना कि ये व्यक्ति के पॉकेट में ज्यादा पैसा हो गया, संचय है तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ये तो पूरे पूरे गलत लाइन है। ज्ञान में वृद्धि करने, ज्ञान में वृद्धि करने ठीक है, मान लेते हैं। इसमें देखो यहाँ यहाँ ध्यान रखना, जो शब्द है बेहतर व्याख्या, जब भी ऐसा सवाल होता है ना कि बेहतर व्याख्या क्या है, तो कई ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर हो उसी पर जाना चाहिए। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ये भी सही है, ज्ञान में वृद्धि करने को, ये भी सही है, लेकिन देखो चौथा ऑप्शन देखो उसमें क्या है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो चौथा आंसर थोड़ा सा ज्यादा सटीक नहीं है, केवल 4। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये बोलना, ये मत बोलना कि केवल 1, ये 1 तो होगा ही नहीं ना, 1 तो पहले ही छट गया था। हम्म, वो कौन सा क्वेश्चन है। हम्म,
ये क्वेश्चन है दोस्त, ये भी मतलब थोड़ा करंट से तो रिलेटेड नहीं बोलेंगे। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रूल था, ठीक है। दिवाला और शोधन अक्षमता है ना, रूल है, नियम है। बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है। तो इसमें बता रहा है, है ना, देखो, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। और दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया है जो संदर्भित करता है कि जहां पर देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। नहीं तो ये ऑप्शन में तो बदल दिया गया है, देखो, समझा। दिवाला में ना जो शोधन अक्षमता होता है ना, शोधन क्षमता में यही होता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित, उसको पुनर्गठित होता, मतलब क्या हुआ, शोधन किया गया, समझा ना। जैसे अभी बैंक में देखते हो, मतलब तुमने कोई लोग 2.5 लाख 3 लाख का लोन ले लेता है, तो फिर वो दे नहीं पाता है, तो फिर बैंक उसको बोलता है आओ जाके सेटलमेंट करते हैं। तो मान लो 2.5 लाख का ले लिया, सेटलमेंट करने के लिए बोलेगा आ जाओ 80-90 हज़ार तुम भी दे, तुमसे कितना दे पाओगे, 80-90 हज़ार भी दे दो, सेटलमेंट करवा देंगे। तो वही हुआ। तो ये क्या है, तो शोधन अक्षमता का मतलब होता है ये वाला ऑप्शन होगा दोस्त। और ये दिवाला वाला है ना, दिवाला इसमें जाएगा कि अब दिवाला निकल गया उस वित्तीय स्थिति से है। दिवाला हो गया वो क्या है, वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, वो दिवाला हो चुका है, समझ रहे हो ना। तो मैंने डिफिनेशन को पलट दिया है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। ये तो अपने गलत है भाई। शोधन अक्षमता अवस्था तो दिवाला हो सकता है, शोधन क्षमता क्यों होगा। शोधन क्षमता तो उसको मतलब ठीक किया गया है, कोई चीज़ को सेटलमेंट करने का प्रयास किया गया है। तो वो निष्कर्ष, शोधन क्षमता निष्कर्ष हो सकता है, दिवाला निष्कर्ष क्यों होगा। दिवाला तो तुम्हारा दिवाला निकल गया, तो वही तो, वो तो तुम्हारा क्या है, अवस्था है। तो दिवाला एक अवस्था हो सकता है, शोधन क्षमता ये निष्कर्ष, निष्कर्ष है भाई कि अब इतना में तुम सेटल कर लो। अब देखो तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, चौथा ही सही है, देखो यहाँ इसमें चौथा आंसर, यही आंसर होता सही। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। कितना सही बात बोला है। हम्म। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, अपनाया गया, समझे। औद्योगिक नीति सबको पता है, 1956 में औद्योगिक नीति आया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1956 में आया था औद्योगिक नीति। एक है उत्पादन संबंध योजना, PLI स्कीम आया था, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ठीक है। उत्पादन से संबंध लिंक्ड है, प्रोत्साहन है, उत्पादन करोगे तो प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, मतलब मोटा मोटी यही है। उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन, अगर कोई उत्पादन को बढ़ावा देता है किसी चीज को तो उसको सरकार प्रोत्साहन देती है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेशकश करती है। वन तो पूरे छत सही है भाई, वन सही हो गया, मतलब ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब 4 और 3 को चेक कर लेंगे, ठीक है। 4, हाँ तो 4 तो सही है ना, PLI के तहत। ये क्या लिख रहा है, लक्ष्य श्रेणी में दो लैपटॉप, उसमें क्या लैपटॉप बनाना होता है, टैबलेट होता है ना, ऑल इन वन पीसी, ऑल इन वन पीसी है, सर्वर है, अल्ट्रा स्मॉल स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो ये भी सही है, ठीक है। तो कह रहा अच्छा कौन कथन गलत है, तो 1 4 तो सही है भाई, 1 और 4 तो सही है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा।
हाँ, तो ये नहीं होता तो फिर ये हो जाए, यही ना होगा। मैं भी इसको फिर चेक करना पड़ेगा ना। 2-3 में। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। अच्छा, देखो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। ये 4 सही है, कर गलत। जब 4 सही है तो गलत कैसे होगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी इसमें 1 है तो ये भी नहीं होगा। हाँ, तो ये आंसर हो गया ना, ये सीधे निकल गया, ऑप्शन से निकल गया। इसको किसी को आए चाहे नहीं आए। हम्म, अब देखो यार, एक क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में, तो वही कह रहा है खान मंत्रालय। गलत हो गया भाई, खान मंत्रालय ने स्वामित्व योजना, ये मतलब किसानों के लिए योजना था, तो खान मंत्रालय से तो होगा नहीं, है ना। उसको ना, किसानों को अपनी जमीन का उसका मैपिंग करके ना, उसको संपत्ति कार्ड बना के सौंपना था किसानों को। यह योजना CORS, तो पहला पहला गलती हो गया, पहला अधिकांश कथन गलत है, तो पहला गलत है, ये मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 3 या 4 में चेक कर लो। हाँ, यह योजना, चौथा चेक कर रहे हैं, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार कर ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति, तो कोई करंट अफेयर क्वेश्चन था, स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारण पहल करते, तो ये सही है, मतलब है ना। ड्रोन ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके नक्शा बनाना था हर व्यक्ति का, कि भाई तुम्हारा ये जमीन है, तुम्हारा ये खेत है, उसका नक्शा बन गया और उसको संपत्ति के रूप में सौंपना था। तो ये पहला तो क्या हुआ, पहला गलत था, पहला तो गलत था, लेकिन चौथा सही है, तो मतलब तीसरा गलत होगा, तो ये आंसर हो गया दोस्त। पहला भी गलत, तीसरा गलत, जाके चौथा तो सही है ना। सही थोड़ी ना पूछा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन देखो, किसी वित्तीय आपातकाल, हाँ ये ठीक है, ये करंट क्वेश्चन था, ये तो अब आएगा भी नहीं। लेकिन ये वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, अनुच्छेद 360 में क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यों राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत, जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सभी तथा किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल होती है, मतलब कि अगर राज्य के पास, मतलब स्टेट के पास, है ना, अगर वित्त उपलब्ध नहीं है, राजकोष में वित्त उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या कर, यह आपातकाल लागू करती है राष्ट्रपति, और उसमें ये कर्मचारी जो है उनके वेतन भत्ते में कटौती करने का आदेश दे सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। देखो, अब वित्तीय आपातकाल लग जाएगा ना, तो जो राज्यपाल है, अगर विधानमंडल धन विधेयक पारित किया, तो धन विधेयक पारित करने का मतलब है कि धन की उगाही अब निकासी होगा, है ना। तो अब वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ये जो जब इसके साइन, जो मतलब विधेयक पर जब साइन होने के लिए, धन विधेयक पर साइन होने के लिए अंतिम फाइनल, मतलब सदन दोनों राज्य विधानमंडल में पारित हो गया है, अब वो राज्यपाल के पास जाएगा साइन करने के लिए, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा, मतलब उस विधेयक को एक बार राष्ट्रपति को बस भेज जाएगा, राष्ट्रपति फिर उसको बोलेगा कि हाँ, वित्तीय आपातकाल है, नहीं दिया जा सकता है, मतलब आपको विचारार्थ रखने के लिए राज्यपाल को, है ना, आवश्यकता है, लेकिन यहाँ लिखा आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पूछा क्या है सवाल, सही उत्तर का चयन करना है, तो दूसरा तो गलत हो गया ना जी, दूसरा गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि सही तो होगा नहीं, ये आंसर निकल गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं कौन से कारक है जो संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित
मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब मंदी भी होता है, मुद्रास्फीति भी हो जाता है। मतलब कि इस ऐसा जो स्थिति होता है ना, तो मतलब रोजगार भी नहीं होता है, महंगाई भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, और मंदी होता है, मतलब कुछ वृद्धि नहीं होगा। समझ रहे हो ना, मांग नहीं बढ़ेगा, ये सब सब चीज़ में कमी आता है। देखो सरकारी खर्च में, ये कह रहा है मुद्रास्फीति जनित। मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्त, अभी तक समझो मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ। मुद्रास्फीति मतलब हुआ कि मुद्रा का ना वैल्यू घट जाता है। मुद्रा का जो कीमत है ना, हम मान लेते हैं 100 रुपया है, लेकिन वो ना 100 रुपया वाला, 100 रुपया का चीज़ वो खरीदने का उसमें क्षमता ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। ये तब होता है जब देखो मार्केट में सामान कम हो। मान लेते हैं प्याज 2 ही है, ठीक है, लेकिन लेकिन पैसा, सामान कम है और पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। मेरे पास भी 100 रुपया, तुम्हारे पास भी 100 रुपया, और कई लोग के पास 100 रुपया है, 4 लोगों के पास 100 रुपया है। सामान 3 है, तुम भी कहेगा हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, ये भी कहेगा हम भी खरीदेंगे, ये भी कहेगा हम भी खरीदेंगे। सामान 3 है, अब मान लेते हैं आदमी 4 है, और सबको खरीदना है, तो कहेगा ना जो ज़्यादा पैसा देगा। तुम्हारे पास, सबके पास 100 100 रुपये, तो क्या है, कहेगा 100 रुपया है, बोलेगा नहीं हम 200 रुपया देंगे। समझ रहे हो ना, तो क्या हुआ कि आपके मुद्रा का जो पैसे का वैल्यू घट गया है। वो कहेगा भाई सामान 3 ही है, आपको लेना लेना है तो लो, पैसा ज़्यादा दो, हम प्याज 100 रुपये में नहीं देंगे, तो उस ज़्यादा पैसा लेगा। तो पैसा का क्या है, मार्केट में पैसा का वैल्यू ही घट रहा है। भाई ज़्यादा दोगे तो ही दूंगा, कम पैसा में नहीं होगा। उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। मंदी मतलब दोनों को जोड़ के बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। मंदी में वही वही हुआ कि अब वृद्धि, मंद, सब कुछ मंदा पड़ा हुआ, वृद्धि हो ही नहीं रहा है, मांग बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो ये होगा सरकारी खर्च में। जब सरकारी खर्च में वृद्धि करोगे, देखो गवर्नमेंट जब खर्च करेगी, खर्च करने का मतलब क्या है, मान ली कुछ भी बनाई गवर्नमेंट, या पैसा दी, सैलरी दी, तो वो जो है कुछ भी रोड बनाई, अगर वो खर्च करेगी तो लोगों को क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, तो पैसा कहाँ आएगा, मार्केट में आएगा ना जी। मार्केट में क्या है, लोग है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो पैसा तो वही तो हो रहा है ना, खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव होगा। पैसा सरकारी खर्च में बढ़ा दिया तो पैसा, इतना बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है मार्केट में, तो वही बात है, पैसा ज़्यादा है, सामान कम है, तो दबाव होगा उसी को। तो ये सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, भाई मंदी का दौर है, मतलब उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और रोजगार, लोगों का रोजगार भी छीन रहा है। इस स्टैगफ्लेशन में गए तो रोजगार भी छीन रहा है, तो जब लोगों का रोजगार ही कम रहेगा, तो क्या कि उत्पादन कम होगा, तो लोगों को नौकरी से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा तो और लोग कम रहेंगे, तो और भी उत्पादन कम होगा। समझ रहे हो ना, तो मन स्थिति और भयावह होते जाती है इसमें। और कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, अब मांग ही नहीं हो, मांग में भी घट घट जाएगा। समझ रहे हो ना, सामान रहते हुए भी अब लोग अब उसका मांग भी नहीं करेंगे, और अपना खर्च में भी कटौती करने लगेंगे। ये सब होता है। घरेलू मुद्रा में वृद्धि, अब घरेलू मुद्रा की वृद्धि मतलब इतना ज़्यादा घर में करेंसी हो जाएगा ना, है ना, तो निर्यात जो है ना आपका, वो प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं रहेगी, मतलब घट जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही है, समझिए। घरेलू मुद्रा में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि निर्यात आप नहीं कर पाओगे, तो यही होता है स्टैगफ्लेशन। चार ऑप्शन सही है। फिर देखो यार, ये भी मतलब आर्थिक से क्वेश्चन है, छोड़ो, करंट अफेयर क्वेश्चन है वो उस टाइम का, अब तो इम्पोर्टेंट भी नहीं रहा। तो गया जिला के वर्तमान जनसंख्या, ऐसा लोगों को कोई याद नहीं होता, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, जिससे मुझे याद आ रहा है। केंद्र सरकार, देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है। गैर, देखो दो ढंग का व्यय होता है, जो बजट
सरकार जब केंद्र सरकार बजट जब बनाती है ना, दो ढंग का व्यय होता है। एक होता है योजनागत व्यय, योजनागत व्यय बजट में खर्च ही होगा। एक दूसरा होता है गैर योजनागत। तो गैर योजनागत और योजनागत में क्या अंतर है? योजनागत होता है यही कि मतलब आगे किस किस चीज़ों पर वो व्यय, मतलब किस किस चीज़ों पर खर्च होगी, उसकी क्या योजना है। जैसे मान लेते हैं मनरेगा में पिछला बार हुआ था 40,000 करोड़। अब इस बार हमको, मेरा योजना है, सरकार की योजना है कि अब 1 लाख करोड़ खर्च होगा। शिक्षा पर और व्यय बढ़ाया जाएगा, किसी चीज़ पर व्यय को कम किया जाएगा। तो ये क्या है? योजनागत व्यय है, योजना उसकी बनती है। तो वैसे व्यय को योजनागत व्यय बोलते हैं। ठीक है। अब देखो गैर योजनागत व्यय क्या होता है। गैर योजनागत व्यय होता है मतलब इस पर व्यय करने के लिए, है ना, कोई योजना नहीं बनती है। योजना नहीं बनती मतलब इसका मतलब ये नहीं कि व्यय नहीं होगा, व्यय तो होगा, लेकिन कोई योजना नहीं है। मतलब फिक्स व्यय है कि भाई ये तो इसका व्यय तो होना ही होना है, तो इस पर क्या योजना बनाना है। इतना तुम, भाई इतना पैसा सैलरी में जा रहा है, इतना ब्याज भुगतान में जा रहा है। मतलब अगर सरकार लोन ली है ना, उधार लिया है सरकार, तो हर साल उसका ब्याज तो कटेगा ना। भाई इतना रुपया तो ब्याज में जाना ही जाना है, तो उसके लिए योजना क्या बनाना है, वो फिक्स है। समझ रहे हो ना। तो इसी को बोलते हैं गैर योजनागत व्यय। अब देख लो यहाँ क्या ऑप्शन है, ब्याज व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो हाँ यही है, ये सही है। व्यय विज्ञान, देखो व्यय जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर होगा उस पर क्या तुम बताओगे ना, योजना बनाओगे ना कि हाँ अभी हम बढ़ा रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी पर लोगों के, है ना, इसमें स्कॉलरशिप फलना चिलना लंद फंद पे तुम अपना, सरकार कहेगी हम अपना बजट बढ़ा रहे हैं कृषि पर। हाँ जी, इस बार हम लोगों को एमएसपी का, हाँ, रेट हम बढ़ा रहे हैं, इतना पैसा देंगे, पहले पिछले बार कम दिए थे, इस पर ज़्यादा एमएसपी देंगे। तो उसके लिए, है ना, एक योजना बनेगा। तो ये समझे, इसम दोनों आया किसमें, योजनागत व्यय में। लेकिन ये ब्याज भुगतान वो होना ही होना है, वो फिक्स है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। योजना तो उसके लिए बनता है ना जिसमें बढ़ाया जाता है, खर्च को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसके लिए योजना बनता है। ब्याज भुगतान में क्या है, जो उसका ब्याज बन के आया है वो फिक्स है ना, हर साल आपको देना ही देना है। सेल्फ रिवल होता है इसमें, ज़्यादातर योजनागत नहीं है, मतलब गैर योजनागत होता है। समझ गए होंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव, है ना। सत्य नहीं, क्या सत्य नहीं है, कौन सा। देखो वैश्वीकरण होगा तो वैश्वीकरण किसको बोलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी दूसरे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है, ग्लोबलाइज्ड हो जाता है ना। इस क्या होता है इससे, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। एकदम सही है। यहाँ पूछा सत्य नहीं है, यहाँ पूछा है सत्य नहीं, कौन सत्य नहीं है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा दिया, एकदम सही। निर्यात में वृद्धि होगा, आयात में वृद्धि से अधिक है, ये देखो यही तो मैटर फंसेगा बाबू। यहाँ पूछ रहा भारत पर इसके प्रभाव। देखो कह रहा है निर्यात में वृद्धि, जो तुम निर्यात, देश हमारा भारत निर्यात जो कर रहा है, आयात में वृद्धि, ताकि देखो वैश्वीकरण होगा तो वृद्धि तो होगा किसी भी चीज में। जो पहले जो हो रहा था, क्या हुआ, वस्तु और सेवा का व्यापार का विस्तार हुआ, मतलब कोई चीज बढ़ेगा। तो निर्यात में भी तुम्हारा पहले जितना निर्यात करते थे अब ज्यादा निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, आयात में वृद्धि होगा। लेकिन कह रहा है ये जो वृद्धि है, निर्यात में जो वृद्धि है वो आयात में वृद्धि से अधिक है। भाई मतलब तुम जितना आयात करते हो उससे ज्यादा तुम निर्यात करते हो, माने भारत करता है। ये सरासर गलत लाइन है। भारत आज भी अगर उसका जो सारे देशों के साथ अगर अगर मतलब देखा जाए ना, उसका व्यापारिक संबंध को जब देखा जाए, उसको भुगतान संतुलन बोलते हैं, तो भारत व्यापार घाटा, भारत का हमेशा व्यापार घाटा होता है। व्यापार घाटा का मतलब होता है कि निर्यात कम, आ, निर्यात कम कम मतलब नीचे डाउन, और आयात आयात ज्यादा करता है।
देखो चाइना से, और अगर पर्टिकुलरली अलग अलग देखोगे, देखो चाइना से हमारा क्या है, चाइना से हम निर्यात, चाइना को निर्यात बहुत कम करते हैं और आयात बहुत ज़्यादा करते हैं। चाइनीज बल्ब, बहुत चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल का सामान वामान में बहुत सारा जो बीच का सामान होता है ना, मेडिकल वाला, उसमें भी हम चाइना से लेते हैं। सोलर सोलर का जो सेल हुआ, पीवी सेल हुआ, ये सब सब हम चाइना से मंगाते हैं, मतलब आयात करते हैं। तो हमारा आयात तो चाइना से ज़्यादा है, निर्यात कम है। लेकिन अमेरिका के साथ है कि अमेरिका को हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात वहाँ से कम करते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारा क्या है, व्यापार अधिशेष है। आवाज मेरा बहुत ज़्यादा बैठ गया दोस्तों। व्यापार, है ना, अधिशेष है। किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका को हम लोग ज़्यादा निर्यात, अगर देखो कोई भी देश, मतलब उसको मजबूत देश माना जाता है जब वो ज़्यादा निर्यात करता है और आयात कम करता है। आयात करने का मतलब ही है, आयात आयात ज़्यादा कर रहे हो उसका मतलब है कि तुम आत्मनिर्भर भी नहीं हो, तुमको उन चीज़ों को बाहर से मंगाना होता है। जैसे हम दाल मंगाते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं, है ना, इन चीज़ों को मंगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो ये यही सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन सत्य नहीं है। समझ गए होंगे मेरी बातों को। लेकिन अगर मतलब होलसेल सब पूरे देशों के साथ, जितने भी पूरे देश में जो हम लोग व्यापार करते हैं, सबसे अगर जोड़ा जाए तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में आयात ही कर रहे हैं, निर्यात बहुत लिमिट मात्रा में हो रहा है। ठीक है, देखो 125वां नंबर क्वेश्चन। चलो ये भी मतलब ना, महामारी ये स्वराज, तभी भी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन हटा, करंट का सवाल है यार। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया से इसे करेंगे। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 का युद्ध हम लोग जो हार, मतलब विद्रोह हम लोग विफल हो गया था, हम लोग हार गए थे। क्या कारण था, अंग्रेजों की श्रेष्ठता, सैन्य श्रेष्ठता, है ना। काहे कि हम लोग लड़ रहे थे तलवार भाला तोप से। तोप तोप क्या है, मिडियल मध्यकाल भारत का वो अस्त्र था। और अंग्रेज लड़ रहे थे किससे, अंग्रेज लड़ रहे थे, इनफील्ड राइफल आ गया था उस समय, है ना। और वो उनकी जो सेना थी, मतलब वो बहुत सुसज्जित सेना थी। मतलब आगे राइफल वाला, आगे आगे इनफील्ड राइफल छोड़ा, तो फिर वो लोग भर, उसको इनफील्ड बोला जाता है इसलिए क्योंकि उसको भरना होता था फिर से बारूद को उसके अंदर में, और फिर से उसको चल। तो जब तक वो लोग एक बार छोड़ते थे आगे से, मतलब 10 सैनिक की टुकड़ी आगे, मैंने अगली पंक्ति वाली जो छोड़ते थे, मैंने इनफील्ड राइफल से हमला किए, उसके बाद वो भरने के लिए बैठ जाते थे। और उनके जो पीछे वाला जो टुकड़ी होता था, फिर वो खड़े खड़े वो मतलब फायर करती थी। फिर ये बैठ जाती थी, फिर उसके जो पीछे होता था वो लोग फायर करते थे। तो ये क्रमबद्धता हमेशा बना रहता था। तो ये भी तो उनका एक मतलब श्रेष्ठता था, है ना, सैन्य श्रेष्ठता। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था। देखो सब लोग ना अपने अपने हितों के हिसाब से लड़ रहे थे सबको। तो मैंने कोई एक एकीकृत कार्यक्रम नहीं था कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर हम जीत जाते हैं तो क्या क्या करेंगे, मतलब कौन सा राजशाही होगा, लोकतंत्रात्मक शासन होगा, ऐसा कुछ उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था। विचारधारा भी सबका अलग अलग था। सब अपने स्वहित से भी कई लोग जुड़े हुए थे, मतलब सब लोग अपने अपने स्वहित से ही जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत, मतलब कोई आज़ाद होने का बहुत बड़ा अ, मतलब बहुत बड़ा विजन था। मतलब धुंधली सी जो विजन थी, आज़ादी हो, मतलब स्वतंत्र होने का जो विजन था 1857 में, बहुत धुंधली सी थी एकदम। मतलब बहुत, ताकि उसमें हाँ स्वतंत्रता और ये सब बातों का ना, मतलब मतलब आज़ादी ऐसा शब्द का मतलब अभी शिशु शैशव अवस्था में था अभी, तो उसकी भी शुरुआत हिंदी भी पढ़ रही थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। हाँ, सभी लोग समर्थन सब नहीं किए थे। जैसे शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, उन्होंने बोला ये विद्रोही लोग हैं, ये लोग भीड़ की तरह दंगाई फैला रहे हैं, मतलब। तो वो लोग अपने आप को वो अपने आप को दूर भी रख रहे थे और भी अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। और बहुत सारे राजा महाराजा भी थे, बड़े बड़े, सिंधिया और भी बिहार के राजा भी थे, वो लोग भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो इसलिए वो विफल हो गया। तो सारा ऑप्शन सही है।
देखो, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम था बत्तख मियाँ। एक क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, बत्तख मियाँ, है ना, रसोइया थे गांधी जी के। बोला गया था भाई उनके खाने में जहर मिला दो, लेकिन ये मतलब इशारे से बता देते हैं कि जहर है मत खाना खाइए। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन, देखो बर्खास्त आंदोलन हुआ था बड़हिया टाल में। ठीक है, बिहार में जगह है बड़हिया टाल क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था बर्खास्त आंदोलन। बर्खास्त उन जमीनों को कहा जाता था दोस्तों कि जब अकाल उकाल आया था ना, मंदी मंदी का जब दौर आया था, तो क्या किए थे ना कि इन जमीनों को गिरवी के तौर पे, है ना, जमींदारों को दे दिए थे। कौन? यही किसान लोग। क्यों? कि हम बदले में मतलब मैं आपको वो राजस्व नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मेरे ज़मीन को आप रखें, और है ना, और आप अंग्रेज को मतलब वो राजस्व पहुँचा दें। तो यही ज़मीन, ये जो ज़मीन था ना वो ज़मींदार के पास हो गया था। वो बोले थे कि बाद में हम लोग छुड़ा लेंगे, तो वही बाद में वही इस पर बहुत लंबा लड़ाई चलता है। तो जनरली इसमें इनका जो उन क्षेत्रों में ना बर्खास्त आंदोलन बड़हिया टाल में हुआ था। और कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा थे ना, वो मतलब इनके स्थानीय नेता थे। बर्खास्त आंदोलन को वो ही मतलब वो लीड कर रहे थे। लेकिन जो बड़े स्तर पर इसी बर्खास्त आंदोलन को लीड करने वाले थे, है ना, कि वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये मतलब बिहार में किसान के मतलब बिहार क्या उस समय तो पूरे भारत में किसान के सबसे शीर्ष नेता में स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। उन्होंने मतलब एक लंबी लड़ाई लड़ी किसानों के हित के लिए। तो यहाँ पर कार्यानंद शर्मा नहीं था, इसलिए आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाता है। देखो, पीर अली 1857 में विद्रोही पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी के। तो इनका बर्खास्त आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नारायण भी मतलब समाजवादी नेता थे, और इनका मतलब किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी किसान आंदोलन से, किसान नेता नहीं थे। देखो, स्वतंत्रता के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखो, होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और पार्लियामेंट्री सुधार। देखो, इसको कह रहा है कि कालानुक्रमिक रूप में, मतलब है ना, काल के अनुसार पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ, ऐसे करके सजाना है। तो देखो, ये मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक है। सूरत कब हुआ था? 1900, सूरत विभाजन, इसमें बोलते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल, जो कांग्रेस के अंदर जो दो धड़े थे ना, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, विभाजित हो जाते हैं। तो ये 1907 में हुआ था, सूरत में ही हुआ था, इसलिए इसको सूरत विभाजन बोलते हैं। तो पहले कौन होगा? नंबर टू, उसके बाद क्या होगा? अब देखो, अब फिर ये होम रूल के मतलब क्या 1916 वोलह के बाद ही होता है ना? 1916 के बाद ही होम रूल की स्थापना होती है, तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। और खेड़ा भी वैसे 1917-18 की घटना है ना। 17 में तो चंपारण होता है, तो मतलब ये 18 की घटना होगी। तो मतलब वही, हम्म, मतलब वही बात है। पहले दो हो गया, दो, उसके बाद हो गया चार। तो दो चार के बाद तो एक ही ऑप्शन है ना, दो चार। उसके बाद हो जाएगा होम रूल, उसके बाद हो जाएगा खेड़ा। सही है। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो देखो, लॉर्ड लीटन, वो शस्त्र अधिनियम ना, आर्म्स एक्ट होता है, वो लॉर्ड लीटन के समय में ही आया था। लॉर्ड लीटन थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा मतलब बहुत रिग्रेसिव थे, बहुत मतलब भारतीयों को मतलब ज़्यादा ये परेशान किए। जैसे शस्त्र अधिनियम लाकर मतलब शस्त्र रखने को, है ना,
उन्होंने मतलब अपराध घोषित कर दिया और लाइसेंस इसके लिए जरूरत होती थी। तो अब भारतीय लोग शस्त्र नहीं रख सकते थे। और दूसरा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये यही लाए थे, मतलब लॉर्ड लिटन के समय में ही आया था। और इल्बर्ट बिल, ये आपने पढ़ा होगा कि इल्बर्ट बिल आता है रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल में क्या था दोस्तों, बताता हूँ कि पहले जैसे कि जो न्यायाधीश होते थे ना, तो न्यायाधीश होते थे, मान लेते हैं अगर न्यायाधीश अंग्रेज है, तो अंग्रेज न्यायाधीश होते थे ना, वो मतलब मुस्लिम मुस्लिम या फिर हिंदू, जो भी भारत की जो जनता थी, उनकी ये मतलब ये सुनवाई करते थे। उनके अगर उन पर कोई केस हो गया, मुकदमा हो गया, तो उनके मुकदमों की सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश करते थे। लेकिन जब हुआ क्या था, फिर मतलब कुछ भारतीय भी तो कुछ भारतीय भी मतलब न्यायाधीश के पद पे पहुंच गए थे, मतलब कुछ तो बनते थे, जैसे सिविल सर्वेंट बनते थे, है ना। तो उसी तरह न्यायाधीश भी बनते थे। तो ये इल्बर्ट रिपन ने एक एक इल्बर्ट बिल लाया था। और इन्होंने जो बिल लाया ना, उसमें लिखा हुआ था कि अगर अंग्रेज पर मुकदमा होगा, तो भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज के ऊपर मुकदमा अंग्रेज के मुकदमा की सुनवाई कर सकते हैं। तो अंग्रेज का मुकदमा मतलब देखो, अब बहुत सारे अंग्रेज भी भारत में रह रहे थे ना। जैसे बगान बगान मालिक थे, है ना, जैसे नील की खेती करवाते थे, है ना, चाय की खेती ये सब करवाते थे वो बागान ले लेकर। तो वो भी बहुत मतलब क्रूर रूप से मतलब वो अपना व्यापार चलाते थे। तो कभी कभी अगर उन पर केस हो जाता था, तो ये चाहते थे मतलब, तो इल्बर्ट बिल ने लाया कि भाई अगर भारतीय न्यायाधीश भी है तो वो भी सुनवाई कर सकता है अंग्रेज के मामलों की। लेकिन ये अंग्रेजों को नागवार गुजरा। बोले हाँ, ऐसे कैसे होगा, हम लोग भारतीयों पर राज कर रहे हैं, हम लोग प्रजातीय रूप से श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने वही वो हल्ला मचाया था। फिर रिपन को, है ना, वापस बुला लिया गया था यहाँ से। वो अपने पद को छोड़कर, मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय के पद को छोड़ के उनको वहां जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया, मतलब लंदन वापस बुला लिया था। तो ये रिपन से हुआ था। तो आप समझिए, अगर आपको स्ट्रेची पता भी नहीं हो तो वो पता चल जाए कि वो मतलब लिटन से संबंधित है। ठीक है। ये तो इल्बर्ट बिल सबको पता है कि रिपर के समय में हुआ था। ठीक है। देखो, बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि पर हस्ताक्षर होता है, ये सबको पता है, इलाहाबाद की संधि हुआ था। एक 12 अगस्त को हुआ था 1764, और एक हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, 1764 को हुआ था। सुगौली की संधि सुगौली की संधि 1816 को होता है। ये अंग्रेज और नेपाल, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, उसके बाद ही सुगौली की संधि से समाप्त होता है। वेसी सालवाई की संधि होता है 1782 में, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की ये मतलब समाप्ति, मतलब इससे पता है शांति स्थापित होता है 20 वर्ष के लिए। इससे 20 वर्ष जोड़ोगे तो 1802 आएगा। समझा। बेसिन की संधि होता है 1802 में। भसीन की युद्ध होता है या बेसिन की युद्ध होता है, ये भी आंग्ल मराठा संबंध, द्वितीय आंग्ल मराठा संबंध से रिलेटेड है। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना, 1632 में, भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। भूख हड़ताल, हड़ताल है, भूख हड़ताल, कहाँ का, असहयोग आंदोलन खत्म, बारदौली नहीं, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद में ना मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल में हुआ था स्ट्राइक, हड़ताल हुआ था, वहीं पर उन्होंने भूख हड़ताल किया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। भाई बिहार केसरी सब जानता है, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को अगर समाधान वो करना चाह रही थी, जो कि, तो यही कदम उठाया गया था, चंपारण एग्रीगेरियन
कमेटी, है ना, मतलब चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया जाता है। तो इसका एक सदस्य गांधी जी को बनाया जाता है। वो जाकर वो लोगों से रिपोर्ट लेती है कि कहाँ कहाँ ज्यादतियां हो रहा है लोग है ना, अंग्रेजों के साथ अंग्रेज कहाँ कहाँ लोगों पर, किसानों पर ज्यादतियां कर रहे थे और जबरदस्ती नील की खेती कर रहे थे, उसको छोड़ने पर, है ना, बहुत लोग किसान छोड़ना चाह रहे थे कि अब फायदेमंद नहीं रहा था। तो तो उसके बदले में ना बड़े बड़े भारी पर कर थोप कर, जैसे तवांग कर था, है ना, तो कई सारे कर को उस पर थोप कर किसानों पर, और फिर उसको तब जाकर छुटकारा देते थे। तो वही इसी पर भी जांच होता है, बस वही समाप्त हो जाता है तिनकठिया पद्धति। देखो, भारत सेवक समाज, इसको गोपाल कृष्ण गोखले का है, इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वही है गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। मिला लेना। अंबाबाई, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक राज्य की थी। अचानक से उस समय ना मेरे को मुझको लगा कि अंबाबाई है तो साराबाई, विक्रम साराभाई थे ना, तो साराभाई तो, साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? केरल में है ना। और तो देखो ये दिया हुआ है, केरल भी दिया हुआ था। और उस जो साराभाई थे वो थे गुजरात के थे, तो मतलब केरल में मार दिया था। कर्नाटक, कर्नाटक इसका आंसर होगा। 37 38। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखो, सदस्य से कौन थे? पैथिक लॉरेंस, है ना, जिसको पी लॉरेंस बोलते हैं, पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना थे, नौसेना मंत्री थे, ठीक है। और एक थे क्रिप्स, है ना, क्रिप्स, जिनका नाम था, पूरा नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। तो स्टैफर्ड क्रिप्स ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे, और कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे, और क्रिप्स मिशन के भी। क्रिप्स मिशन का तो मतलब सर्वे सर्वा यही थे, क्रिप्स ही थे, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन था जो 3 मेंबर मतलब मिशन था, और क्रिप्स था जो 1 मेंबर था। जाने के, तो ये थे जेम्स एंड्रयू नहीं थे, क्योंकि ये स्टेफर्ड क्रिप्स थे उनकी जगह पे। सुरक्षा बल सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। सूरत अधिवेशन 1907, है ना, कराची अधिवेशन 1931, और गया अधिवेशन 1922। ठीक तो है। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है कि पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव किस में पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में, मौलिक अधिकार वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। तो अब तो देखो, एक क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब मैथ, मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन शुरू हो गया, है ना। इसको छोड़ देते हैं। ये देखो, बेमेली युग में बनाना है इसमें। देखो, ब्रेवरी, ब्रियो, ये शराब होता है ना। स्टेशनरी में कागज होता है ना। ये स्नोबरी, स्नोबरी जूते नहीं होते हैं, मतलब वो पता नहीं था उस समय, लेकिन ये होता है स्नोबरी, लिखा स्नोबरी, ये मतलब कोई फल है, ठीक है। तो यही बेमेल था। मिलिनरी, टोपियां होती है। ये देखो, यही ऑप्शन। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसे किया, कंप्लीट किया दोस्तों। ये 2 पार्ट में हो गया है दोस्तों। मैं दोनों पर अपना इस पर पार्ट लिख दूंगा, लिख ही दिया हूँ। और क्या
क्योंकि ना वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए इसे छोटा करने के लिए दो भागों में इसे मैंने बांट दिया। ऐसे तो इसमें तो बाय मिस्टेक टेक्निकल एरर आने के कारण स्टॉप हो गया था बीच में। ठीक है दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बैठ गई थी। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को थोड़ा आप सब्सक्राइब कर लो, है ना, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों, इस चैनल को जो मैंने जो नाम दिया है दोस्तों, श्रद्धा आईएएस, इसका नाम है श्रद्धा आईएएस। ये दोस्तों ये कोई मेरा फैमिली मेम्बर या इसका कोई नाम नहीं है दोस्त, समझ गए। श्रद्धा आईएएस ये नाम मैंने वहाँ से उठाया था, मतलब जब मतलब गीता का उपदेश देते हुए जब भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि, कहते हैं पार्थ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सत्येंद्रिय ज्ञानम लब्धाम पराम शांति मक्षिरेणाधिगच्छति। तो मतलब ये तो लंबा श्लोक हो गया, जो मैंने यहाँ से जो उठाया था वो लाइन है, जो मेरे चैनल का पेट लाइन है वो यही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मतलब जो जो श्रद्धावान होते हैं, जो श्रद्धा, है ना, जो श्रद्धावान लोग होते हैं, ज्ञान उन्हें ही फलीभूत होती है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप श्रद्धा पूर्वक कोई भी चीज़ को करें, कोई भी कार्य को करें। अगर आपने बीपीएससी को ठाना है तो देखो, उसका तो मतलब प्री रिक्वायरमेंट ही यही है, प्री रिक्विजिट जो बोलते हैं, प्री रिक्वायरमेंट ही यही है कि प्रीवियस ईयर तो मस्ट ही होना चाहिए। पता है जो कई कोचिंग संस्थान यही, मतलब जैसे ही मेंस खत्म होता है और प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो वो लोग बस वही का हल्ला करने लगते हैं कि बहुत कम दिन बच रहा है, जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। भाई ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनाने का होता नहीं है, ठीक ना। बात है कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। टेस्ट सीरीज दो चार लगा देना, दो चार पाँच, मैक्स टू मैक्स पाँच हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा लगाया आदमी तो मान लेते हैं 10 लोग लगाते हैं, 10 लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। कहा कि भाई वो क्वेश्चन कभी टेस्ट सीरीज में पूछा वो क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होगा, ठीक है। मैं इस पर बाद में विशेष रूप से बात करूंगा। एक बात इतनी ही कहना चाह रहा हूँ कि बुक्स पढ़िए, ठीक है ना, उस पर अपना ध्यान मतलब लगाइए। जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान के आधार पे आप खुद ही इतना, बीपीएससी इतना लोगों को मतलब वो आपको प्रोवाइड करता है इतना कि आप ये मतलब आप उसके ऑप्शन को देख कर उसको कई चीज़ों को देख के आप आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कि अगर आप वो जानता है कि अगर एक मोटा मोटी उसके पास व्यक्ति के पास अगर उसने पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन को करने में सक्षम होगा, मतलब कट ऑफ तो कम से कम वो पार कर लेगा, कट ऑफ को। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बात करते हुए यहीं पर अपनी बातों को मैं अभी विराम दे रहा हूँ दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सलाम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।